आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी पढ़ेंगे और आज की कहानी है दाजू। दाजू कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी जी नई कहानी के एक सजग कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनकी कहानियां पहाड़ी जीवन से संबंधित होती हैं और दाजू ऐसी ही एक कहानी है। पहाड़ी जीवन की गरीबी, समाज में समाई वर्ग भेद की स्थिति को उजागर शेखर जोशी ने इस कहानी में किया है। तो आइए दाजू कहानी की ओर हम चलते हैं। कहानी के पात्रों से आपका परिचय करा देते हैं। पात्र है मदन, जो कहानी के मुख्य पात्र कहें हम। दूसरे जगदीश बाबू, तीसरे हेमंत। हेमंत का बहुत छोटा कहानी के अंत में है और कहानी मदन जगदीश बाबू के आसपास चलती है। जैसा कि आपको बताया कि शेखर जोशी ने सामाजिक संघर्ष और पहाड़ी जीवन की गरीबी, वर्ग भेद की स्थिति को कहानी में प्रस्तुत किया है। तो मदन और जगदीश बाबू अपने गांव को छोड़कर शहर में कमाने के लिए आए हैं। मदन एक 9-10 वर्ष का बालक है जो एक कैफे में बैरे का काम करता है। जगदीश बाबू शहर में नए आए हैं, अभी उनका मन नहीं लग रहा है। पूरा शहर उन्हें अजनबी दिखाई दे रहा है। तो उस अजनबीपन को मिटाने के लिए वो कैफे में आते हैं और जहां उनका परिचय मदन से होता है। ऐसा स्वाभाविक है कि जब हम किसी शहर में किसी जगह पहली बार जाते हैं तो वहां हमें अकेलापन महसूस होता है। धीरे धीरे जब हम वहां रहते हैं तो हमें वो शहर अपने रंग में रंग लेता है, अर्थात हमारा मन लग जाता है और फिर हमें अजनबीपन नहीं लगता। तो ऐसे ही जगदीश बाबू एक दिन रच बस जाएंगे, लेकिन अभी वो अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो चौक के कैफे में जाते हैं जहां वो बैठे हुए हैं टेबल पर और दूसरी तरफ 9-10 साल का बालक बड़ी चुस्ती फुर्ती से काम कर रहा है। गोरा रंग है, आंखें चमकीली हैं और फुर्ती गजब की। वो जो भी आता उससे तुरंत ऑर्डर लेता और तुरंत सामान प्रस्तुत कर देता। बड़ी फुर्ती वाला वो बच्चा बालक। जगदीश बाबू उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो जब पास आता है उसे बुलाते हैं और फिर उसकी चुस्ती दुस्ती से वो प्रभावित होते हैं और उसका
नाम पूछते हैं, उसका मूल निवास के बारे में पूछते हैं, जानते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका मूल निवास क्या है। बालक थोड़ा संकोची है, अपना नाम तो बता देता है, और जब मूल निवास की बात आती है तो कहता है साहब पहाड़ का हूं। जगदीश बाबू कहते हैं पहाड़? किस पहाड़ के हो? दार्जिलिंग के, मंसूरी के, अल्मोड़ा के, किस पहाड़ के हो? बच्चे को शायद अब पहाड़ का भेद पता लग गया था, तुरंत बोलता है साहब अल्मोड़ा के। ये सुनकर जगदीश बाबू को अंदर से अपनापन लगता है और कहते हैं अरे मैं भी वहीं का हूं, तुम किस गांव के हो? मैं भी तुम्हारे पास के निकट के का हूं। ये सुनकर बच्चे के कोमल हृदय में आत्मीय भाव जाग उठते हैं। और स्वाभाविक है, जब हम कहीं यात्रा में ही देख लो होते हैं और हमें अपने राज्य का, अपने शहर का कोई व्यक्ति मिल जाता है या को, तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही बालक को, मदन को आत्मीयता का अनुभव हुआ। जब जगदीश बाबू उससे उसके गांव का नाम पूछते हैं तो संकोच हो जाता है। संकोच उसे इसलिए होता है कि उसके गांव का नाम थोड़ा अजीब सा है। कहता है, बहुत पूछते हैं तो वो बताता है डोट्या लगो। अरे जगदीश बाबू कहते हैं मैं भी आपके निकट का ही हूं। बच्चे के मन में और आत्मीयता जाग उठती है। वो तुरंत उन्हें जो बताते हैं तुरंत आर्डर लाके दे देता है और वो खो जाता है। कोमल हृदय बालक, वो 9-10 वर्ष का बालक मदन अपने अतीत में देखने लगता है। ईजा को, ईजा शब्द का प्रयोग किया है लेखक ने, जिसका अर्थ है माँ, बाबा, दादी, भुल्ली यानी बहन, छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। इन सबकी छवि उसकी आंखों के सामने आ जाती है। अपने आप से ही वो सोचता है ईजा नहीं, भुल्ली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। वो दाजू यानी बड़ा भाई जगदीश बाबू में दाजू का रूप देखने लगता है और उन्हें दाजू कह के पुकारने लगता है। जगदीश बाबू जब भी आते हैं तो तुरंत मुस्कुराकर पूछता है, अरे दाजू आज आपने खाना बहुत कम खाया, ऐसा क्यों? दाजू चाय ले लो। दाजू कहने का तात्पर्य है कि वो दाजू से उन्हें पुकारने लगा। होता क्या है, थोड़े समय पश्चात अगर मदन दूसरी टेबल पर ही होता है और जगदीश बाबू आ जाते तो तुरंत वहीं से पुकारता है, दाजू आया, दाजू चाय, दाजू कॉफी। यानी आत्मीयता इस तरीके की, वो कोमल मन इतना भावुक। थोड़े समय पश्चात जगदीश बाबू का जो मध्यम वर्गीय
जगदीश बाबू के जो विचार हैं वो जाग उठते हैं। अब मध्यम वर्गीय के विचार यानी उनके अंदर ये भाव जाग उठते हैं और एक दिन वो कह उठते हैं, क्या है दाजू दाजू लगा रखा है तुमने? जब देखो दाजू, दूसरी टेबल से भी दाजू, जब देखो तब दाजू दाजू पुकारते रहते हो। क्या है दाजू? तुम्हें किसी के प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं? जगदीश बाबू का अहम जाग उठता है। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा याद आ जाती है। यही तो उनके मध्यम वर्गीय विचार हैं। यही तो एक वर्ग भेद है। देखिए, वो नन्हा बालक, नन्हा ही कहेंगे, यानी 9-10 वर्ष का, इतना समझदार नहीं है, भावुक है, काम करने आ गया, परिस्थितियां उसे यहाँ ले आई। तो अचानक उससे कहने लगी, क्या दाजू दाजू का रट लगा रखी है? जब देखो तब दाजू 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 ये दाजू वो, क्या दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो? तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं? चाहे वो बच्चा उनके इंग्लिश का शब्द समझे या न समझे, प्रतिष्ठा को उन्होंने इंग्लिश में बोला। लेकिन वो 9-10 वर्ष का बालक मदन इतने दूर शहर में कमाने आया था। जब इतनी दूर आ गया तो इन शब्दों को वो बड़ी सहजता से समझ गया। चुपचाप वो चला गया। उसका भावुक मन टूट गया। उसके दिल को चोट पहुंची। उसका हृदय रो उठा। जब किसी का हृदय टूटता है तो बहुत दुख होता है। वो मदन, हंसमुख मदन, कोमल हृदय वाला मदन चला जाता है और अपने सेठ से सिरदर्द का बहाना करके अपनी कोठरी में चला जाता है। दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर बहुत देर तक रोता है। यानी अपने सिर को घुटनों में रखकर बहुत देर तक वो सिसकियां मार मार कर रोता है, फूट फूट कर रोता रहता है, सिसकियों से रोता रहता है। फिर वो संभल जाता है, या यूं कहें कि उसकी बुद्धि जाग उठती है। वो समझ जाता है, अपने हृदय की चोट को सहन कर लेता है। फिर होता क्या है कि जगदीश बाबू कैफे की ओर आ रहे होते हैं। उन्हें अपने बचपन का सहपाठी मिल जाता है। अब मदन की जो बुद्धि जागी, मदन के जो भावुक मन को चोट पहुंची, उससे वो और समझदार हो गया। जब अगले दिन जगदीश बाबू आते हैं तो वो दाजू नहीं कहता है। पहले तो वो बुलाते हैं, सुनता ही नहीं, बचना चाहता है, लेकिन वो बुलाते हैं तब आता है। और दाजू नहीं कहता, कहता क्या साहब? लाया साहब। क्योंकि जगदीश बाबू ने उसे कहा था, क्या दाजू दाजू लगा रखी है? तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं? साहब कहा करो। तो उसकी बुद्धि ने उसे समझाया और वो साहब लाया साहब।
ऐसे ही एक दिन जगदीश बाबू जब कैफे की ओर आ रहे होते हैं तो चौक में ही उन्हें उनके बचपन का साथी यानी बचपन का सहपाठी हेमंत मिलता है। और वो, क्योंकि जगदीश बाबू को अब ये शहर अजनबी नहीं लग रहा था, अपनापन लगने लगा था। जब उन्हें अकेलापन लगा था, अजनबीपन लगा था, तो वो कैफे में आके मदन से अपने अकेलेपन को दूर करना चाहा, किया भी। और जब वो परिचित हो गए शहर से तो तुरंत उनके अंदर विचार जाग उठे। उन्हें प्रतिष्ठा उनकी याद आ गई कि एक बालक हमें दाजू के अर्थात बड़ा भाई के साहब को कहना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, लेखक आगे कहता है कि हेमंत के साथ वो कैफे में आते हैं, टेबल पर बैठते हैं। मदन देख लेता है, जगदीश बाबू बुलाते हैं, पहले तो सुनता नहीं, वो दोबारा आवाज देते हैं, तब वो आता है। क्या साहब? 2 चाय 2 आमलेट। लाया साहब, कहकर वो चला जाता है और उनका आदर लाकर देता है। उसकी सौम्यता को देखकर, उसकी फुर्ती को देखकर हेमंत प्रभावित होता है और जगदीश बाबू से कहते हैं पहाड़ी लगता है। जगदीश बाबू कोई उत्तर नहीं देते, चुप बैठे रहते हैं। अब वो ऑर्डर लेकर आता है मदन, 2 चाय और 2 आमलेट। तो हेमंत उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो? मदन को अपनी स्मृतियां आ जाती हैं। जगदीश बाबू ने ही ऐसे पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो? दाजू 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 लगा रखा है, तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं? मदन को स्मृतियां आती हैं और वो कोई उत्तर नहीं देता, चुप रहता है। हेमंत जगदीश बाबू हेमंत दोबारा पूछता है। जगदीश बाबू अपनी चाय की प्याली देखते रहते हैं। जब दोबारा पूछता है हेमंत तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, तो जगदीश बाबू हेमंत मदन की ओर देखते हैं। मदन का चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी क्रोध से ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। मदन अब की उत्तर देता है। बॉय कहते हैं साहब, यह संक्षिप्त उत्तर देकर वो मुड़ जाता है। उसके चेहरे पर क्रोध आ जाता है, उसका चेहरा क्रोध से उसका मुख लाल हो जाता है। क्रोध से लाल होकर भी मुख सुंदर लग रहा होता है। यही कहानी का अंत हो जाता है और इस तरह हम आप सभी देखें तो यही कहानी का सार निकल कर आता है कि लेखक ने एक भावुक और कोमल हृदय के मन को चोट लगती है तो उसे परिस्थितियां कितना समझदार बना देती हैं। वो कोमल मन जगदीश बाबू को कैफे में बात करना, उन्हें अपनी तरफ का बताना जानकर उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में देखने लगता है। और वही जगदीश बाबू का जब अजनबीपन दूर हो जाता है, उनके मध्यम वर्गीय विचार जाग उठते हैं, उनका अहम जाग उठता है
और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा याद आ जाती है। तो कहानी में लेखक कहना चाहता है कि ये जो वर्ग भेद है, ये जो अहम है और ये जो वर्ग भेद है, वो हमारे घर परिवार और आदमी को आदमी नहीं रहने देता। ये आदमी को आदमी नहीं रहने देता। इसलिए जहां तक हो हमें इस वर्ग भेद से ऊपर उठना है और हमें मानव की भावनाओं को समझना है, मानवीय रिश्तों को समझना है। हमें मनुष्य को मनुष्य समझना है, हमें मानवीय भावनाएं रखना है ताकि आदमी को आदमी ही समझता है। इसलिए हम सभी वर्ग भेद की भावनाओं से ऊपर उठकर आगे बढ़ें। ये रही हमारी आज की कहानी दाजू। हमें पूरा विश्वास है कि आपने इस कहानी के सार को समझ लिया होगा। अब मदन इसका मुख्य पात्र है, तो कहानी के सार से आपको स्पष्ट पता लग गया होगा कि मदन का चरित्र क्या है, मदन के चरित्र की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है उसके आकर्षक व्यक्तित्व, यानी वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला है। दूसरा है भावुक मन वाला, उसका मन भावुक है। जगदीश बाबू आते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं। जब कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव के निकट का हूं, तो उसमें आत्मीयता जाग उठती है। कितना भावुक है वो, उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में देखने लगता है। तो ये भावुक मन का है और कर्तव्यनिष्ठ है, शिष्ट भी है, यानी बड़ा शालीन है, सदाचारी है और कर्तव्य में बहुत तेज है, यानी कर्तव्यशील है, वो कर्तव्यनिष्ठ है। जो ऑर्डर देता है बहुत फुर्ती से उसे पालन करता है और उसका ऑर्डर लाके उसे देता है। तो एक तरीके से वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला है, भावुक मन वाला है। तीसरा हुआ कर्तव्य निष्ठ है और अपने गांव का नाम अजीब सा है, डोट्या लगो, तो कहने में संकोच होता है उसे कि क्या कहेंगे, अजीब सा नाम है, तो इसलिए संकोची स्वभाव वाला भी है। आप देख रहे होंगे कि जब उसके हृदय को चोट लगी, यानी जगदीश बाबू ने उससे कहा, तो वो कोठरी में जाकर कितना रोया, सिसकी मार मार कर रोया। तो लगी ठेस से संभलने वाला, यानी उसे जो ठेस लगी उसका उसे अनुभव हुआ और उससे उसने अपने आप को संभाला और उसके चरित्र की जो विशेषता है वो एक और है, वो है आवेश पूरित
मन वाला। यानी जब हेमंत उससे पूछता है तो उसे स्मृतियां याद आ जाती है, उसे जो चोट लगी वो याद आ जाती है और उसका मन क्रोध से भर जाता है। नाम नहीं बताता है, क्या कहता है? बॉय साहब। बॉय कहते हैं साहब। कहता हुआ आवेश से भर जाता है और मुड़ जाता है। बॉय कहते हैं साहब। ये छोटा सा उत्तर देकर वो मुड़ जाता है, आवेश से भर जाता है, क्रोध से उसका चेहरा तमतमा जाता है और क्रोध से लाल हुआ चेहरा उसका और सुंदर लगता है। तो ये जो है, तो ये उसके चरित्र की विशेषता है। तो हमें विश्वास है कि आज आपने दाजू कहानी का सार समझा होगा और इस सार के साथ साथ आपने मदन के चरित्र के बिंदुओं को भी समझ लिया। तो इस तरह ये आज की कहानी दाजू पूरी होती है। आज इतना ही।